हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का मिडाइवल हिस्ट्री जिसमें मुगल काल से रिलेटेड चित्रकला वगैरह संगीत ये सब से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट कवर करेंगे, ठीक है। फिर मुगल काल से रिलेटेड इसके साहित्य से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। चित्रकला संगीत ये सारे हम लोग देखेंगे। यानी कि कुल मिला के यूं बोलूं जितने भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सारे हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम मैं किल नहीं करूंगी, देन स्टार्ट करती हूँ मुगल काल। इसका संगीत और चित्रकला वगैरह ये एनसीईआरटी का नोट्स है, दैट मीन्स बोले तो एनसीईआरटी का कलेक्शन है। जितने भी फैक्ट एनसीईआरटी में है ये सारे मैंने एक ही मेडाइवल हिस्ट्री से मैंने कंप्लीट करी है, उससे मैंने ली है। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। लाइक बोले तो ये सभी एग्जाम बोले तो जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपी जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम होता है, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, है ना, ये जितने भी एग्जाम है, बैंकिंग, रेलवे, ये सभी, बिहार पुलिस या फिर दरोगा वगैरह का एग्जाम जितने भी होते हैं ये सबके लिए बहुत ही एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगी, देन मैं स्टार्ट करती हूँ संगीत और चित्रकला से रिलेटेड मुगल काल से, ठीक है। तो मुगल काल चित्रकला की अगर हम बातें करें तो इसमें पशु पक्षी ये बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक दृश्य दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित है। और जैसे कि यूं बोले तो पशु पक्षी जो है ये नेचुरली तरीके से एक चित्रण किया गया है और इससे रिलेटेड इसमें बताया गया, ठीक है। यानी इसके चित्रकला के माध्यम से बताया गया, ठीक है। तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, ठीक है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी और अपने फारस अफगानिस्तान में निर्वास काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमद नाम से दो फारसी चित्रकारी की सेवाएं प्राप्त की थी। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ये मुगल चित्रकला जो है इसका नींव किसने रखा? हुमायूं ने रखा। किसके शासनकाल में? तो हुमायूं ने। तो ये याद रखना है। फिर मुगल काल के समय में, हुमायूं के शासन काल में, ये फारस और अफगानिस्तान में जब निर्वासन काल हुआ उसके समय मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमद, ये दो का नाम याद रखना है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमद, ये दो फारसी चित्रकारी की सेवाएं प्राप्त हुई है, ठीक है, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई है, ठीक है। अकबर ने बहुत ही सारा ग्रंथों के चित्रण करवाया और इसमें सर्वप्रथम क्या था? दास्ताने अमीर हमजा। तो दास्ताने हमजा का सर्वप्रथम किसने चित्रण करवाया था? तो अकबर ने कराया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखना है। पहले सैयद अली और बाद में अबू शमद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं और यह ग्रंथ फारसी नायक यानी कि अमीर हमजा मुहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख इसमें मिलता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गया था, यानी बहुत ही अपने शिखर चरम तक पहुंच चुका था और जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था, ठीक है। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो अबुल हसन यानी कि नादिर उज जमा की उपाधि इसे मिला है। अबुल हसन को किस चीज की उपाधि मिला है? नादिरुल जमा की उपाधि मिला है। और उस्ताद मंसूर जो है ये नादिरुल अस्त्र की इनको उपाधि मिला है, ठीक है। फरूख बेगम, माधव गोवर्धन, ये सारे मतलब चित्रकला के माध्यम से इन लोगों का उल्लेख है, ठीक है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनोरोहण के एक चित्र बनवाया था, यानी अबुल हसन जो है जब जहांगीर का सिंहासन पे वो बैठा उस समय एक चित्र बनवाया जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला के विभिन्न शैली है। मैं फिर से रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरंगजेब की हम बातें करें तो औरंगजेब ने संगीत को
इस्लाम विरोधी मान करके उस पर पाबंदी लगा दिया था। यानी औरंगजेब जो था वो थोड़ा धार्मिक था और बहुत कट्टरपंथ था, ठीक है। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो मुस्लिम में काफी कट्टरपंथ होते हैं, ये अलाउ नहीं करना, वो नहीं करना, संगीत नहीं सुनना, डांस नहीं करना, ये नहीं करना, तो वैसा ही कुछ यूं बोले तो औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम के विरुद्ध मानकर उस पर पाबंद पूरा लगा दिया और उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखी गई थी। मतलब इसके समय में सिर्फ फारसी भाषा में भारत में शास्त्रीय संगीत की पुस्तक लिखी गई थी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। यानी कि वो ऐसे बोले कि औरंगजेब जो था वो बैन तो लगा चुका था लेकिन वो खुद वीणा बजाता था, ठीक है। वीणा वगैरह खुद उसका शौकीन था, ठीक है। इसके बाद तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था, ठीक है। जो भाट होते हैं, भाट वगैरह, या फिर जो भाट और जो चारणों के द्वारा ये जो चराई वराई जो करते थे खेतों में, वो लोग के द्वारा ये यानी कि जो दरबारों में भाट और चारण जो होते थे उन लोगों के द्वारा ये काम किया जाता था। तोड़ी और राग ये सुबह में बजाया जाता था, प्रातः काल यानी कि 4 बजे भोर, 3 बजे भोर के समय, ठीक है। जो भी चराई वगैरह करते थे, जो भी जो ऐसे बोलते हैं ना कि जो गाय भैंस बकरी जो भी जो चराने वाले होते हैं उनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। दैट मीन्स वो लोग भोर में उठ करके और ये काम करते थे, ठीक है, बजाने वजाने का जिसको जो शौक होता था, ठीक है। हरिदास सर्वप्रथम संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की और वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। यानी बहुत ही ज्यादा उनको लगाव था, बहुत ही ज्यादा वो शौक थे। इनके अनेक शिष्य थे, यानी कि इनके बहुत सारा शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू, बावरा, गोपाल, नायक, मदनलाल का नाम, ये सारे नाम उल्लेख है। यानी कि तानसेन थे, बैजू, बावरा, गोपाल, नायक, मदनलाल, ये सारे नाम इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास ये ध्रुपद गायक थे, यानी कि ध्रुपद गाते थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां के अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास यानी कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान किया और विलास का जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ था और शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक था। जगन्नाथ रामदास, सुखसेन, सुरसेन, लाल खां, दुरंग खां, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है और यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा जो थे वो सामंत सिंह श्रृंगार के लिए बहुत वो प्रिय थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब वो उसके बारे में रुचि रखते थे और अच्छे साहित्यकार थे, ठीक है, जो नागरी दास के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो किशनगंज के राजा जो थे सामंत सिंह, इसे किस नाम से, नागरी दास के भी नाम से प्रसिद्ध थे और इन्हें साहित्यकार यानी कि ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी थे, ठीक है। इनकी प्रेमिका बनी ठनी यानी कि राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है और इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद्र, छोटू, भावनी दास, निहाल चंद्र, सीताराम, बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र और निहाल चंद्र ने बनवाया था, जो कि किशनगढ़ शैली में स्थित है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब हम लोग थोड़ा साहित्य से रिलेटेड देख लेते हैं। मैं फिर बोलूंगी कि इसे ऑडियो फॉर्म को एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, ये कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कोई भी काम कीजिएगा तो सपोज कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और सपोज कीजिए कि खाना बनाने में बिजी हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए, दोनों काम होता रहेगा, ठीक है। चलिए मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगी, फिर साहित्य से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल काल से साहित्य
गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, यानी उस बाबर की क्या थी, बेटी थी। उसका जन्म जो होता है वो 1523 ईस्वी में हुआ था और इनके मृत्यु जो होता है ये 1603 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 में हुआ था, मृत्यु पूछेगा तो 1603 बताना है। ठीक है, ये उसने अपनी प्रसिद्ध रचना जो है हुमायूं नामा, ये ऐतिहासिक विवरण लिखी और अकबर का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, गुलबदन बेगम ने जो गुलबदन बेगम थी बाबर की बेटी, ये स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया हुआ है। ठीक है, माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल या फिर खैरुल मंजिल नाम से मदरसे की भी स्थापना कराई थी। तो माहम अंगा जो था, ये माहम अंगा दिल्ली के पुराने किले खैरुल मंजिल जिसे कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा खैरुल मंजिल, ये इस नाम से मदरसे का स्थापना हुआ था, यानी कि निर्माण कराया था, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। यानी संस्कृत ग्रंथ जो है हितोपदेश का फारसी भाषा में भी अनुवाद 1650 में किया गया है। ताज अल दिन मुफ्ती, यानी कि ताज अल दिन मुफ्ती अली मलिकी के द्वारा मुहरिफ अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दिन मुफ्ती अल मालिकों की ही त्रुटिवश कुछ पुस्तक में ताजुल माली लिखा गया है, यानी कि कहीं कहीं त्रुटि हो गया, गलती के कारण इसे ताजुल माली लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन में आएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे पुस्तक में ताजुल माली लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मुगल काल से कुछ लेखक और उनके पुस्तक से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है तबकाते अकबरी है। ठीक है, एक है तारीखे शेरशाही या फिर तोहफाहे अकबर शाही, ये किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक अब्बास खां सरवानी है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, तारीखे शेरशाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया है, इनकी पुस्तक है ये। तोहफाहे अकबर शाही, ये अब्बास खां सरवानी के द्वारा ही लिखा गया, इसके लेखक है। ठीक है, फिर हसन निजामी जो है ये ताजुल मासिर के लेखक है, यानी ताजुल मासिर जो है ये पुस्तक है और ये किसने लिखा है, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। कानून हुमायूनी किसने लिखा है, ख्वाद मीर ने लिखा है। ठीक है, यानी कानून हुमायूनी जो है ये ख्वाद मीर ने लिखा है, इसके लेखक हैं। और नुस्खाए दिलकुशा की बातें करें, नुस्खाए दिलकुशा, इसके जो लेखक है ये भीमसेन है। आलमगीर नामा की बात करें तो मिर्जा मोहम्मद काजिम इसके लेखक है। और शियारुल मुख्तरीन की बातें करें तो ये गुलाम हुसैन इसके लेखक है। आलमे सालेह की बातें करें तो मोहम्मद शालेह इसके लेखक है। और शाहजहांनामा की बातें करें तो इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। चहार चमन जो है चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। इकबाल नामाए जहांगीरी जो है ये मोती मिद खां के द्वारा लिखा गया है, यानी इसके लेखक कौन है, मोती मिद खां। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के रॉन्ग कर देगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा सही है, ए और बी सही, सी और डी सही, इनमें से कोई सही नहीं। तो आपको याद रखना है जो भी सारे फैक्ट है उसे डायरेक्ट रट जाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अगर सपोज कीजिए कि कोई फैक्ट याद नहीं हो रहा है और वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, तो एक ही ट्रिक है भाई, उसे आप रट जाइए। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, जो समझ नहीं आता है जैसे कि बहुत हार्ड है तो फिर उसे रट ही लो। देखो कि जब एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ऐसे समझ में आएगा नहीं कि कैसे याद करे, तो फिर एक ही चीज है कि उसे रट ही लेना बेटर है, ताकि ऐसे वो याद होगा नहीं तो रटना ही है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे एक ही ऑप्शन बचता है ना कि भाई उसे रट ले, जब भी आए तो दिमाग में रहेगा ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपन। तो ये सारी चीज आप लोग को याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी
अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे ये शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे और उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृति, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषा की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। पंचतंत्र की बातें करें तो पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में बातें करें तो नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह बेहराम शाही के नाम से सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवरे सुहेली के नाम से अकबर के काल में अबू फजल ने आयरे दानिश के नाम से किया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, काफी लंबा है। ठीक है, अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग के संस्कृत में लिखा गया है। अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषा की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया है। ठीक है, पंचतंत्र की बातें करें तो पंचतंत्र का अनुवाद जो है बहुत सारे शासक है, यानी विभिन्न प्रकार से शासक है, शासक के काल में अलग अलग नामों से किया गया है पंचतंत्र का। गजनी के काल में पंचतंत्र का अनुवाद जो है नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किया है। कलीला व दिमनाह बेहराम शाही के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासिफ ने किया है। अनवरे सुहेली के नाम से एवं अकबर के काल में अबू फजल ने, यानी कि जो पंचतंत्र है इसका अनुवाद किया है। आयरे दानिश के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि अकबर होते हैं, ये अकबर के यूं बोले तो अकबर के काल में अबू फजल ने आयरे दानिश के नाम से किया था। किसका अनुवाद? पंचतंत्र का। ठीक है, तो याद रखना है बहुत सारे शासक अपने अपने समय में अपने अपने अनुसार इसका अनुवाद करके इसका नामकरण किया गया। ठीक है, तो याद रखना है अकबर। इसके बाद फिर हम लोग देख ले कि अकबरनामा अकबर के 9 रत्न में से एक अबू फजल के द्वारा अकबर शासन काल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था और यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। ठीक है, आईने अकबरी के बारे में वनडे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आईने अकबरी जो है किससे रिलेटेड है, किसने लिखा? अबू फजल के द्वारा। ठीक है, ये अबू फजल जो है ये अकबर के जो दरबार में 9 रत्न रहते थे उनमें से ये एक अबू फजल भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आईने अकबरी अबू फजल के द्वारा है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी और राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होता था, यानी कि जितने भी कार्य होते थे ये सब फारसी में किए जाते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास के केंद्र रहा है। ठीक है, यानी लाहौर जो है भारत में लाहौर फारसी का विकास का केंद्र रहा है। अभी तो लाहौर चला गया है पाकिस्तान में, उस समय भारत का हिस्सा था जब भारत पाकिस्तान जब सब एक हुआ करता था तब। नास्तालिक एक फारसी लिपि है जो कि मध्यकाल में भारत में इसका यूज होता था और मुगल बादशाह औरंगजेब जो था ये नस्तालिक और शिकस्त लिखने में निपुण था, यानी बहुत ही माहिर था। औरंगजेब जो था वो नास्तालिक और शिकस्त लिखने में बहुत ही ज्यादा निपुण था। ठीक है, अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह 17वीं 18वीं शती का वैष्णव और उपनाम नगरीदास राधा के सेवक था और उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा के अकॉर्डिंग अनेक छंद लिखे हैं, जिसमें किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया है। और रामचंद्रिका की बातें करें तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया 2 है इसमें, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास 1555 से लेकर 1617 ईस्वी में रचना किया है। तो ये सारे चीज आपको फैक्ट याद रखना है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मिसलेनियस हम लोग देख लेते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दरसे निजामी निश्चित किया और उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में भारत में मुसलमानों के शासन काल के आरंभ में इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, 11 यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत 11 विषय थे और प्रत्येक विषय के अलग अलग पुस्तक भी थी। मुगल काल में
शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपरा और तफसीर यानी टीकाओं पर, और लखनऊ के फिरंगी महल में भी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों को, आलिम और साहित्य के विशेषज्ञों को, यानी जो विशेषज्ञ होते हैं, इनको काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था, यानी इन्हें प्रदान किया जाता था। हेमू और हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता था, और तत्कालीन स्रोतों से ही पता चलता है कि हेमू को बक्काल कहा गया है। क्या कहा गया है? हेमू को बक्काल कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारी को बक्काल कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछेगा कि मेडाइवल हिस्ट्री के समय, मेडाइवल में, मध्यकाल में, मेडाइवल, वैसे तो ये मेडाइवल हिस्ट्री ही है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारी को क्या कहा जाता था, तो बक्काल कहा जाता था। कुछ इतिहासकार और कुछ स्रोतों के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हेमू वैश्य था, ठीक है, जबकि कुछ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हेमू जाति का धूसर था, धूसर या भार्गव था, जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे, और उसने अपने जीवन रेवाड़ी में सोरों के व्यापारी के रूप में स्टार्ट किया था। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसने अपनी सेवा में लिया किसको? हेमू को, और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया, ठीक है। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर के, यानी हेमू जो था ये बहुत ही एक्सपर्ट था, जो भी अपना मतलब सैनिक वाला जो भी कार्य करता था, सैनिक जो भी जहां भी युद्ध वगैरह होता था, वार वगैरह होता था, उसमें अच्छा ऑनेस्टी से वर्क करता था। इसके साहसी को देखते हुए आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से मतलब संतुष्ट हो जाता है और अपना वजीर सेनापति बना लेता है, ठीक है। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्ध में सफलता प्राप्त किया, यानी 22 युद्ध कम नहीं होता है, ठीक है। तो आदिल शाह के जो विरोधी थे, उनके अपोजिशन थे, उनके विरुद्ध ये 22 युद्ध में सफलता इसको मिलता है, और दिल्ली में तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, ठीक है। किसके विरुद्ध? तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। उसके पश्चात ही विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की, ठीक है। तो विक्रमादित्य या फिर विक्रमजीत की उपाधि धारण करता है, ठीक है। बंदायनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण किया, ठीक है। तो कहीं कहीं लिखेगा कि हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण किया तो भी ठीक है, कहीं लिखेगा विक्रमजीत तो भी ठीक है, ठीक है। यानी दोनों से इसको उपाधियां से सम्मानित किया गया, विक्रमजीत और विक्रमादित्य, ठीक है। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, यानी कुछ जमीन का पार्ट दे देता था, ठीक है। अमरम, इसे क्या, जो जमीन का पार्ट दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? अमरम, यानी कि सेना के रख रखाव के लिए, यानी कि विजयनगर, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर नायक जो थे राजा के वेतन के बदले उनकी जो अधीनस्थ सेना वगैरह जो रख रखाव के लिए रखते थे, और उसके लिए कुछ भूखंड को आवंटित किया जाता था, वो लोग को प्रोवाइड किया जाता था, उसे अमरक कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अमरक किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है। भूखंड जो मिलता था सैनिकों के रख रखाव के लिए, उसे कहा जाता है, ठीक है। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, और जिसे मोकाशा कहते थे। मुगल काल में गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्रा में मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है। नौरोज का त्योहार ईरान फारस से लिया गया था, यानी कि कहते हैं ना फारस की खाड़ी, ये ईरान, यानी कि ये ईरान में है, फारस की खाड़ी से होते हुए ईरान वगैरह, ईरान वाला जो क्षेत्र है अक्सर आप सुनते होंगे, तो ये वैसे इसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। नौरोज का त्योहार जो है ये कहाँ से लिया गया है? ईरान से लिया गया है। ये आपसे पूछेगा कि ये फारस से लिया गया है तो भी ठीक है, ईरान को ही उस समय फारस कहा जाता था, ठीक है। तो नौरोज का त्योहार फारस से लिया गया है तो भी ठीक है, ईरान से लिया गया है तो भी ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखना है। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था और यह 19 दिनों तक मनाया जाता था, मतलब नौरोज जो है ये 19 दिनों तक मनाया जाता था, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय त्योहार
ये राष्ट्रीय त्योहार था, ठीक है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम, यानी कि मौलिम बोले तो हिंदी वर्ड हो गया, इसे नेविगेटर कहते हैं, ठीक है। यानी भारतीय व्यापारिक जहाज पर नेविगेटर एक कर्मचारी था जो मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। यानी मौलिम इसे लिखेगा, हिंदी वाले तो थोड़ा सा देख, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखना है, जो अगर कोई वर्ड अगर हार्ड आ जाए तो दोनों वर्ड देखना है ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो नेविगेटर का मतलब होता है मौलिम, ठीक है। ये एक कर्मचारी था और मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था और इस यंत्र की सहायता से वह वे तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था, ठीक है। नेविगेटर जो होता है वो पानी के अंदर, उस पानी के अंदर चलता है और उसके माध्यम से जो सूर्य होता है, तारा होता है, पहले क्या था ना, अब घड़ी है, पहले उस समय घड़ी वड़ी थोड़ी ना होती थी, तो इसी के माध्यम से देखा जाता था कि अच्छा अब रात हो गया है, शाम हो गया है, ऐसे करके, ठीक है। अब सूरज निकल गया है या फिर ढल रहा है, ऐसे देखा जाता था, ठीक है। उसने अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था, नेविगेटर यानी जो मौलिम थे, ठीक है। फ्रांसीसी यात्री जो है ट्रेवनियर जो है, ट्रेवनियर ने शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री थे जो शाहजहां के काल में आए थे, तो ये ट्रेवनियर थे, ठीक है। ये अपनी यात्रा की प्रारंभ करता है और यह पेशे से जौहरी था, ठीक है। 1638 से लेके 1663 ईस्वी के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा किया, ठीक है। किसने किया? ट्रेवनियर ने किया। किसके शासन में आया? शाहजहां के शासनकाल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवलर्स इन इंडिया यानी कि ट्रेवलर्स इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत करता है ट्रेवनियर ने, ठीक है। मनुची की बात करें तो मनुची इतालवी यात्री था, ठीक है, यानी कि इतालवी यात्री था और 14 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गृह से नगर वेनिस से भाग करके एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए, देखो फारस किसे कहा जाता है? ईरान को कहा जाता है, ठीक है। उस समय का ईरान का नाम था फारस, तो याद रखना, ठीक है। अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे फारस की खाड़ी, तो ऐसे आप याद रखो। भारत पहुंचा और इसमें शाहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी किया और बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया, यानी कि बाद में डॉक्टरी का पेशा अपना लिया। एस्टोडियो दो मोगोर या फिर मुगल इंडिया नामक संस्मरण 1653 से 1708 ईस्वी में लिखा, जिसे कि 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए है, मैंने जो भी बताई ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स बोले तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि डायरेक्ट आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वो बिहार पुलिस का हो, चाहे दरोगा का हो, या फिर कोई एग्जाम हो, तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। गाइज अब हम लोग सिख संप्रदाय से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सिख संप्रदाय की बातें करें तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु जो थे ये गुरु नानक थे। सिखों का कुल 10 गुरु हुए, ये गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद राय, ठीक है, हरगोविंद हर राय, हरिकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सिख संप्रदाय जो है ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, ठीक है। सिखों के कुल 10 गुरु हुए, इसमें कौन कौन गुरु है? गुरु नानक जी, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद, ठीक है। ये याद रखना है। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने और इन्हें गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माना जाता है। चौथे गुरु की बातें करें तो रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान किया था, ठीक है। यानी कि चौथे गुरु जो थे रामदास, ये मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान में दे दिया था और एक प्राकृतिक तालाब का भी निर्माण ये कराया, ठीक है। उनको अपनी पत्नी बीवी यानी कि ये जो गुरु रामदास जो थे, इनकी जो बीवी है, यानी इनका नाम होता है भानी, यानी जो भानी को अकबर के द्वारा प्रदान किया गया भूमि अमृतसर शहर बना, ठीक है। यानी वर्तमान में जो अमृतसर शहर है, ये 5 बीघा जो भूमि है इनको बीवी को गिफ्ट मिलता है और इसी पर ये अमृत शहर बनता है
जो वर्तमान में अमृत शहर है, ठीक है, और एक नदी का भी निर्माण कराता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। रामदास की पत्नी, गुरु रामदास जो थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? भानी, ठीक है। तो ये याद रखना है, और इन्हीं के नाम पर मतलब जब इनको प्रदान किया जाता है तो इसी को जो प्रदान किया गया भूमि था उसी पर अमृत शहर बनता है। अमृतसर शहर जो कहाँ पे है? तो पंजाब में है, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव 1604 से लेकर के सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं, और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। इनका ये 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था, ठीक है। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी गधियों यानी कि भागों में बांटा गया था। इसे क्या कहा जाता है? 22 मंजियों या फिर गधियों। ये भाग को कहा जाता है, डिवाइडेशन को कहा जाता है, पार्टीशन को कहा जाता है, ये याद रखना है। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई थी, और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरि मंदिर साहिब का निर्माण करवाया, और इन्होंने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए। मसंद प्रथा चलाई, जिसकी अकॉर्डिंग सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था, ठीक है। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब से सिखों के 6 गुरु हुए। उनके हिंदू भक्त कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, ये सारे रचनाएं और उपदेश सम्मिलित है, ठीक है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले रचना में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचना है, और उन्हें अंतिम जो बोले कि सबसे लास्ट वाला जो है ये यानी कि अंतिम शिव गुरु तेग बहादुर की है, जो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों के द्वारा जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था, ठीक है। यानी जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है? इन्हें मृत्यु दे दिया जाता है, ठीक है। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया, और इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया था, ठीक है। इन्होंने संपूर्ण सिख संप्रदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा। प्रत्येक के केस, कंघा, कृपान, कक्षा, कड़ा रखने के आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह की नादेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, और वहां पर उन्हें समाधि स्थल का नादेड़ हुजूर साहिब गुरुद्वार स्थित है, ठीक है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव, ठीक है। और कहीं कहीं लक्ष्मण देव भी लिखेगा, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। लक्ष्मण देव को ही नाम श्री गुरु गोविंद सिंह दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे याद रखना है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का मेडाइवल हिस्ट्री का ये सारे कलेक्शन है जो सारे आपको प्रोवाइड हो रहा है। ये इसके बाद हम लोग ये मराठा और इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 में होता है। शिवाजी का जन्म कब होता है? 16 अप्रैल 1627 ईस्वी होता है। 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। यानी 16 अप्रैल 1627 या फिर 19 फरवरी 1630 में, यानी दोनों लिखेगा। 6 फरवरी 1627 लिखेगा, कहीं कहीं 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो आपको दोनों याद रखना है। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राजा अभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराते हैं। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, और मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह के कार्य नहीं था, ठीक है। न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुआ। अस्थायी परिस्थितियों की परिणाम
मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना किया। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य का भी स्थापना होता है। इच्छा व्यक्ति की महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों की बातें करें तो मराठा शक्ति की उत्कर्ष में सहायक था। शिवाजी और अन्य मराठा नेताजी की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदारी दिया। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान जो है, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नाम से अनुभवी और विशस्त्र सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसे वध कर दिया और 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हो जाता है। ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। किसने किया था कैद? शिवाजी को औरंगजेब ने किया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय में आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नजरबंद थे। ठीक है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था किया था। तो ये पूछेगा कि अष्टप्रधान किसके द्वारा किया गया था? तो शिवाजी के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 8 मंत्री को नियुक्त किया जाता था। इसमें पेशवा होता था, अमात्य होता था, मंत्री होता था, सचिव होता था, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, ये निम्न प्रकार के थे जो पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, इसके बाद अमात्य की बातें करें, दूसरे नंबर में आता है। तो अमात्य जो है मजमुआदार, वित्त और राजस्व मंत्री था। ठीक है, यानी अमात्य जो है दूसरे नंबर पे था। मजमुआदार इसे कहा जाता था, अमात्य या फिर मजमुआदार कहा जाएगा। तो इसका मतलब होता है वित्त और राजस्व मंत्री। ठीक है, फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो मिनिस्टर होते हैं इन्हें कहा जाता था। ठीक है, वाकिया नवीस या मंत्री, वाकिया नवीस लिखेगा यानी कि मंत्री, तो राजा के दैनिक कार्यों के दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। कौन रखता था? वाकिया नवीस मंत्री। ठीक है, सचिव और सुरूनवीस, सचिव या फिर सुरूनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। सुमंत की बातें करें तो सुमंत या फिर दबीर लिखेगा। तो ये विदेश मंत्री को कहा जाता था, दबीर या फिर सुमंत। ये ऐसे पूछेगा ना कि अष्टप्रधान में सुमंत या दबीर किसे कहते हैं? वित्त राजस्व मंत्री को कहते हैं। कोई कार्यवाही विवरण मंत्री दे देगा, कोई दरबार के कुछ देगा। तो ये याद रखना है कि ये विदेश मंत्री को कहते हैं, सुमंत या फिर दबीर। किसके? शिवाजी के अष्टप्रधान के 5वें नंबर का ये पोस्ट है। ठीक है, सेनापति की बात करें तो सेनापति या फिर कहीं कहीं सरे नौबत लिखेगा। तो सरे नौबत का मतलब सेनापति होता है, या फिर सेनापति कहीं कहीं लिखेगा। इसमें क्या होता था? सेना की भर्ती होती थी, इसके संगठन का काम होता था। ठीक है, और इसका प्रबंधन मैनेजमेंट का काम होता था। ठीक है, फिर अपन 6ठे नंबर पे देखते हैं, सॉरी 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर में पंडित राव, ये विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और 8वें में न्यायाधीश होते थे जो मुख्य न्यायाधीश का काम करते थे। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा के नेतृत्व में ताराबाई के ही हाथों में था। ठीक है, यानी कि जब मराठा का नेतृत्व था ताराबाई के हाथ में था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 ईस्वी में बालाजी और उसके परिवार के लिए ही नहीं, संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय में सत्ता जो थी छत्रपति के हाथों से निकल करके कहाँ चला गया था? पेशवा के हाथों में। ठीक है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के मतलब छत्रपति के हाथों से निकल करके कहाँ चला गया था? ये पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गया था। बालाजी विश्वनाथ का शासन काल की हम बातें करें तो 1713 ईस्वी से लेके 1720 ईस्वी के बीच था। और 1720 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त करता है। और बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक था। ठीक है,
बालाजी बाजीराव जो था ये 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने और 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहता है। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पर पैतृक बन गया था। ठीक है, इसके पूर्व की बातें करें तो ये शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रह करके पेशवा के हाथों में जा चुका था और 1750 ईस्वी आते आते शंगोल की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति के द्वारा पूरी हो गई और इसके पश्चात जो है मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रह जाता है और महलों के महापौर बन गया। ठीक है, मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन था? पेशवा बन गया। ठीक है, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता है। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा आगरा लूट मार किया। ठीक है, अपने वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमादुल मुल्क यानी कि जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा आगरा लूट मार किया। ठीक है, यानी लूटपाट लूटमार ये सारा किया। अपने वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली जो था, अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर बनाता है और आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाता है, इमादुल मुल्क को वजीर बनाता है। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, कहीं कहीं नजीब खान भी लिखेगा तो दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, तो याद रखना है साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंडा बना करके वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में होता है और मराठा सेना के अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुआ। मराठे बुरी तरह से पराजित हो जाता है और काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यदर्शी थे। इसके अकॉर्डिंग पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध होता है और इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि एक संदेश के रूप में मिलता है और जिसे कहा गया है कि 2 मोती विलीन हो गई, 22 सोने की मुहरों लुप्त हो गई और चांदी तांबे के सिक्के को तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है, ये इसमें कहा गया। ठीक है, पानीपत की लड़ाई का तत्कालीन कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों के द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। ठीक है, तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी को याद रखना है। ये कोई भी एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकता है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग मुगल काल का विघटन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मुगल काल का विघटन वगैरह कब होता है। मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में बात करें तो 1707 आते आते औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है सॉरी गाइज 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्ष के जो पुत्र होता है मुअज्जम, कहीं कहीं लिखेगा शाह आलम, तो मुअज्जम का ही नाम शाह आलम होता है और ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाला, यानी इसका मुअज्जम भी नाम था, शाह आलम भी नाम था, बहादुर शाह प्रथम भी नाम था। ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। ये किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था। ठीक है, तो 63 वर्ष की उम्र में इसने क्या करता है, यानी जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है तो 63 वर्ष का था ये मुअज्जम। इसका नाम शाह आलम है, बहादुर शाह प्रथम है। ये सत्ता संभाला और 1707 से लेकर 1712 ईस्वी की अवधि में ये शासन करता है। खफी खां के द्वारा इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, शाहे बेखबर, यानी ये बहुत ज्यादा ड्रिंक व्रिंक करता था, इसलिए इसे कहा जाता था शाहे बेखबर। कोई इसका खबरें नहीं है, ऐसे याद रखो, शाहे बेखबर मतलब कोई खबर नहीं है, बहुत ड्रिंक व्रिंक करके इधर लोटपोट हो जाता था। ठीक है, जहांदार शाह की बात करें तो 1712 से लेकर 13 ईस्वी में मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था कि जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ
और उसने तत्कालिक शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुख शेर के द्वारा पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है, और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर दे करके बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि करता है। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन करता है। इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और करनाल युद्ध में मुगल सेना को हरा देता है। ठीक है, इसके समकालीन लेखक पूछेगा तो आनंद राम मुखलिस के अकॉर्डिंग नादिर शाह अपने साथ साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफिया और 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते ताउत मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक अपना अधिकतर समय पशु युद्ध को देने में व्यतीत करता था। ठीक है, उसकी प्रशासन इसकी बात करें, मोहम्मद शाह ने 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता है और उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला करता था। यानी मोहम्मद शाह जो था वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और ज्यादा लड़कीबाजी के चक्कर में रहता था, इसलिए इसे रंगीला कहा जाता था। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक था और उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसे वजीर गाजिउद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है 1803 ईस्वी में। ठीक है, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर 1837 से लेके 1857 ईस्वी के इसके पिता का नाम अकबर द्वितीय था। 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय इसका शासनकाल था। ठीक है, और वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, इब्राहिम जौक और अशद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी की बातें करें तो हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए का पेंशन और 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया दिया जाता था। ठीक है, 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे और 1862 ईस्वी में उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब होता है? 1724 ईस्वी में। चिनकिलीज, ये अक्सर पूछेगा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया, तो चिनकिलीज खान ने किया। इसका निजामुल मुल्क ने, मतलब दो नाम होता है, चिनकिलीज खां या फिर निजामुल मुल्क। तो याद रखना, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य जब बना, स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खां के द्वारा होता है या फिर निजामुल मुल्क ने किया था। यानी कि निजामुल मुल्क भी इसका नाम है, चिनकिलीज खां भी नाम है। ठीक है, अक्टूबर 1724 की बातें करें तो 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल्ला दक्कन का वास्तविक शासन बन गया और 18वीं शताब्दी के समय सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर का स्थापना किया, उसे विज्ञान कला केंद्र बनाया। जयसिंह महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से पर्यवेक्षण शलाएं बनवाया। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का सेट तैयार किया और उसने यूक्लिड की कृति यानी कि रेखा गणित के संस्कृत में अनुवाद कराता है और जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज ये जितने भी मेडाइवल हिस्ट्री का
मेडाइवल हिस्ट्री का जो भी सारे फैक्ट था ये हम लोग आज फाइनल कर दिए हैं। मैंने इसके पहले भी बोली थी कि ये लास्ट वीडियो होगा मेडाइवल हिस्ट्री का। तो आप लोग को एक ही काम करना है ना कि इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार 4 बार, जितना बार सुनिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट है कि आपके दिमाग में कंटेस्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आप लोग खाना बना रहे हैं तो सुन लीजिएगा, खाना खा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के अपना सुन भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। हालांकि खाना खाने के समय ये सब काम नहीं किया जाता है, बट एग्जाम जब रहता है तो रहता है ना कि दिमाग पे प्रेशर है, तो उस दौरान आप ऑडियो बनाने का मतलब ही है मेरा कि ये रिवीजन हो जाए। कोई भी स्टडी जो करने वाले स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, वो इसे ऑडियो फॉर्म में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इसे ईयरफोन लगा के 2 से 3 बार एटलीस्ट सुन लीजिएगा तो आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। तो मेडाइवल हिस्ट्री ये कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, ये लास्ट पार्ट अपलोड हो रहा है। एटलीस्ट ये आई थिंक ये 4th पार्ट होगा, यानी 4th पार्ट में पूरा क्लास 11th का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज इसे आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर कमेंट करके बताइएगा। देन मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में स्टार्ट करूंगी, उसका शॉर्ट नोट्स जो मैंने पढ़ी हुई है और जो मैंने स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई है उसे मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है गाइज, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।